गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप गुप्ता आप लोगों का अपने चैनल द एक्सिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा का विज्ञान का तीसरा अध्याय का रासायनिक धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का टॉपिक पढ़ाऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए कि आपके दोस्तों को भी हमारा वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा आज का धातु का अम्ल के साथ अपक्रिया, यानी कि धातु अम्ल के साथ किस प्रकार से अपक्रिया करते हैं। तो धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं या तो बनाती हैं। ठीक है, यानी कि धातु प्लस तनु अम्ल को हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसा कि सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि एक लवण बना है और एक हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। तो हम लोग दूसरा रिएक्शन ये देख सकते हैं कि 2HCl 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक मैग्नीशियम को जब मिलाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और यानी कि MgCl2 प्लस H2 का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम किसी धातु को तनु अम्ल के साथ मिलाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। एक बात और, अब आप लोगों को कैसे पता होगा कि लवण कैसे बना है। तो लवण हमें इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हाइड्रोजन गैस बना है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर N हमेशा प्लस चार्ज में होता है और हाइड्रोजन जो होता है प्लस और माइनस दोनों होता है और जो माइनस होता है Cl होता है। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस एक साथ हो गए, बचा हमारा क्या माइनस या तो प्लस बचा, दोनों बचे कि नहीं। तो लास्ट में ये हमारा बच जाता है। यदि ये इस तरह समझ में नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस हमारा N हो गया और इसमें ऐड करना है हमको प्लस माइनस दोनों, तो प्लस माइनस दोनों के साथ फिर माइनस है, तो हम एरो के निशान दे करके हम इस प्लस को इस माइनस को एक साथ कर देते हैं, यानी कि प्लस माइनस एक साथ हो गया। अब बचा क्या हमारा, ये प्लस और माइनस दोनों एक साथ बचे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि प्लस और माइनस को एक साथ ऐड कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा परंतु धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। परंतु धातु जो होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, वह हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। जब अपक्रिया ही नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो एरोमेटिक ही नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। लेकिन एक ऐसा पदार्थ होता है हम आपके एक ऐसे पदार्थ के बारे में बताएंगे जो कि सोना और प्लेटिनम जैसे ठोस धातुओं को गला नहीं पाता और बाकी सभी धातुओं को गला देता है, जिसे हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। तो एक्वा रेजिया रायल जल का एक लैटिन शब्द है, यानी कि एक्वा रेजिया जो नाम है वह लैटिन शब्द है, एक लैटिन वर्ड है जिसे हम लोग रायल जल को कहते हैं, यानी कि रायल जल को हम एक्वा रेजिया कहते हैं। और एक्वा रेजिया क्या है, एक लैटिन शब्द है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक्वा रेजिया क्या है, एक लैटिन शब्द है और उसका सामान्य नाम रायल जल है, जो जिसका अनुपात या जो 3.1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है। यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, एक्वा रेजिया का लिक्विड बनाते हैं, जिससे हम अनेक धातुओं को गलाने का कार्य करता है। परंतु उनसे क्या होता है कि सोना तथा प्लेटिनम जैसे ठोस पदार्थ नहीं गल पाते हैं, क्योंकि वो उनके गलनांक पॉइंट क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्वा रेजिया का प्रयोग सोना और प्लेटिनम गलाने में नहीं करते हैं, हम बाकी सब धातुओं में एक्वा रेजिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा अब होगा, हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अपक्रिया, यानी कि धातु लवण के विलयन के साथ जब हम धातु से अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम लोग यह देखेंगे कि इसका जब धातुएं धातु लवण के विलयन के साथ अपक्रिया करके अपना स्थान परिवर्तित करके कर लेती हैं और
धातु का लवण विलयन और धातु का निर्माण करती है। यानी कि एक ही जब धातु के विलयन जो होते हैं वे अलग से धातु जो अपकृत कराते हैं तो बस उसके साथ क्या करती हैं कि अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि धातु लवण के विलयन जो होते हैं धातु से अपकृत हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि धातु ए प्लस धातु बी का एक लवण विलयन है तो धातु का बी का लवण विलयन जो होगा वह धातु के ए लवण विलयन के साथ मिल जाता है। और पहला क्या होता है वह बी वाला ए वाला बी के स्थान पे परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम लोग द्विविस्थापन पढ़े हैं उसी के आधार पर इसको पढ़ना है। यानी कि ए प्लस बीसी कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा एसी और बी हो जाता है। बस यही हमारा फॉर्मूला है। इसी का आधार पर यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के आधार पर हम इस रिएक्शन को पढ़ सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। तो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं कि आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ जब मिलाते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम आप लोग देख सकते हैं कि द्विविस्थापन जब द्विविस्थापन नहीं विस्थापन अभिक्रिया यानी ए को ए प्लस बी सी यदि हम करते हैं तो ए को सी के साथ ऐड कर देते हैं और बी को अलग कर देते हैं। तो इस अभिक्रिया के दौरान हम लोग धातु के लवण विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा सक्रियता श्रेणी। यानी कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील होगा और सबसे नीचे कम होगा। तो हम यह देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। तो यहां तक तो हम देखें पोटेशियम से लेकर के एल्युमिनियम तक ये अधिक मात्रा में अपक्रियाशील होती हैं, लेकिन जब हम जिंक पर आते हैं तो वहां अपक्रियाशीलता हमारी क्या होती है घटने लगती है। तब यहां से आयरन से लेकर गोल्ड तक ये हमारी अपक्रियाशीलता घटती होती है। यानी कि आयरन है तो इससे कम अब अपक्रियाशील कौन सा होगा लेड होगा। लेड से कौन सा होगा हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन से कौन होगा कम अपक्रियाशील कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम में गोल्ड आता है क्योंकि यह बहुत कम ही मात्रा में अपक्रियाशील होते हैं। यानी किसी किसी पदार्थ से जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि अभी आप लोगों को बताए थे कि एक्वारेजिया, यानी कि एक्वारेजिया जो होता है एक्वारेजिया से इसको हम गला सकते हैं, बाकी किसी से जल्दी नहीं कर सकता। यानी कि जल से नहीं गला सकते हम इसको जल्दी गर्म करके बहुत कम मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में यदि गलना किसका पॉइंट है बहुत अधिक हीट करना पड़ता है गलाने के लिए। तो इसको ना किसी ऑयली पदार्थ से गला सकते हैं ना ही जल में गर्म करके गला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ये लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये पॉइंट पूछता है कि घटती अपक्रियाशीलता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में घटती अपक्रियाशीलता किस तत्व से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हमारा होगा जिंक, यानी जिंक से अपक्रियाशीलता हमारी घटते स्टार्ट होती है। ठीक है, नमस्कार।